गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइक्लोट्रॉन को समझने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और उसकी मदद से हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, बाइक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे चलती है, फिर हम उसको एसिलरेट करते हैं तो और तेज़ चलने लगती है और फाइनली अपनी रिक्वायर्ड स्पीड में हम उसे चला सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमें कोई आयन, पॉजिटिव आयन है मान लीजिए, उसको अगर एसिलरेट करना है, पहले धीरे धीरे एसिलरेट होगा ना, फिर अपनी रिक्वायर्ड स्पीड में वो एसिलरेट हो जाएगा। अब इसको एसिलरेट करने के लिए हम हाथ से तो फेंक के एसिलरेट करेंगे नहीं ना, कोई डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, उस डिवाइस से इसे एसिलरेट करेंगे। ठीक है, उन्हीं में से एक डिवाइस का नाम होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, होता तो आपका लीनियर एसिलरेटर भी है इसको एसिलरेट करने के लिए, लेकिन लीनियर एसिलरेटर का कुछ ड्रॉबैक होता है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज को एसिलरेट करने में लेंथ ज़्यादा हो जाती है। वहीं साइक्लोट्रॉन को हम लेंथ मिनिमाइज़ कर देते हैं, उसके रोटेशन देके, वो आगे हम बताएंगे, उसकी लेंथ को मिनिमाइज़ कर देते हैं और उससे हम और ज़्यादा बेनिफिशियल एनर्जी जो कि आपकी हमें ज़रूरत है, जितनी रिक्वायर्ड हमें वेलोसिटी की ज़रूरत है चार्ज पार्टिकल की, वो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए साइक्लोट्रॉन थोड़ा बेनिफिशियल है हमें चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करने के लिए। ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन को हम बनाते कैसे हैं, उसके कॉन्स्ट्रक्शन को हम समझते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने बना दिए दो मैग्नेट रखनी, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की दो मैग्नेट रखनी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये मैग्नेट तो हो गई, अब हमें दो डी बनाने हैं। डी का मतलब होता है जो कि आपके हॉलो सेमी सर्कुलर शेप की हैं, हॉलो सेमी सर्कुलर शेप के, जो दो मेटल के मेटल रखे हैं, मेटल ही हैं बेसिकली, हॉलो हैं और सेमी सर्कुलर शेप के, इन्हें हम डी बोलते हैं। ठीक है, अब इन डीज के अक्रॉस हमें करना क्या है, इन डीज के अक्रॉस हमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगाना है। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स का मतलब आपका वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की तरह आपका बदल रहा है। ठीक है, अब नॉर्थ से साउथ मैग्नेट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन समथिंग इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब एक्चुअली हम अल्टरनेटिंग सोर्स से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होता है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में निगेटिव हो जाता है, फिर अगले हाफ में पॉजिटिव, फिर अगले हाफ में निगेटिव, ऐसे चलता है ना अल्टरनेटिंग करंट। वैसे ही सेम यहाँ पर है, होगा क्या, फर्स्ट हाफ में ये डी आपकी पॉजिटिव है मान लीजिए, सेकेंड हाफ में यही डी निगेटिव हो जाएगी, फिर थर्ड हाफ में पॉजिटिव हो जाएगी, फिर फोर्थ हाफ में यही डी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये फर्स्ट हाफ में जब ये पॉजिटिव थी तो ये डी हमारी निगेटिव होगी, फिर सेकेंड हाफ में ये पॉजिटिव होगी, फिर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जब ये वाला पॉजिटिव होगा तब ये डी निगेटिव होगी, जब ये डी निगेटिव होगी तो ये डी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस टाइप से हमारा साइक्लोट्रॉन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें एक्चुअली समझने वाली चीज़ है, जो हम चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट कराएंगे वो कैसे कराएंगे। इसमें जैसे मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है हमारा, क्यू चार्ज का चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन हम बेसिकली साइक्लोट्रॉन में यूज करते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, इसलिए ये हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज कर पाते हैं। तो जब आपका मान लीजिए ये इंटर किया फर्स्ट डी में, तो होगा क्या, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू है पॉजिटिव चार्ज, और फर्स्ट हाफ में इस डी का पोटेंशियल था निगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस डी में इंटर कर जाएगा। ठीक है, अब जब ये इंटर करेगा तो होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण हमने बताया था पिछली क्लास में, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है। ठीक है, अब जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, इस डी के अंदर सर्कुलर मोशन किया, फिर ये हमारा बाहर आया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट डी में गया, नेक्स्ट डी में भी सर्कुलर मोशन करेगा, नेक्स्ट डी में क्यों जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल फर्स्ट हाफ में था, ये सेकेंड हाफ में निगेटिव पोटेंशियल हो गया, यानी कि ये निगेटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये सेकेंड डी में जाएगा और सेकेंड डी में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले एनर्जी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी मिली थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एनर्जी मिली थी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एनर्जी मिली, फिर ये
सेकेंड डी में गया। अब ये फिर सेकेंड डी से जब ये बाहर आएगा फिर ये फिर दोबारा से फर्स्ट डी में जाएगा और ज़्यादा एनर्जी से जाएगा, फिर ये राउंड राउंड शेप कंप्लीट करता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और ये फाइनली रिक्वायर्ड एनर्जी में पहुंच जाएगा और यहाँ से हमारी एक इजेक्ट का सोर्स होता है, वहाँ से ये चार्ज पार्टिकल निकल जाता है। ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से एक्सीलरेट होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो काम होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका चार्ज पार्टिकल के रोटेशन के लिए यूजफुल होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो बेसिकली क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, वो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज करके साइक्लोट्रॉन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारा साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल भी यही है। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम चार्ज पार्टिकल की हाई एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी पाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं और वो भी ज़्यादा हाई अल्टरनेटिंग पोटेंशियल यूज नहीं करते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉलर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का यूज करके हम हाई एनर्जी फाइंड आउट मतलब गेन कर लेते हैं। ठीक है, यही हमारे साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। और साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सीलरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये घूम जाता है और फिर ये रोटेशन कंप्लीट करते करते एक पर्टिकुलर स्पीड जब गेन हो जाती है इसकी, तो ये इजेक्ट हम कर लेते हैं और इसकी एनर्जी को यूज कर लेते हैं। जहाँ भी हमें इसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का हमारी वर्किंग हुई। अब हम बात करते हैं इसके बेस पर कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो आपका साइक्लोट्रॉन होता है, हमें पता है जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हमारा होता है F = QV × B। ठीक है, अब एक्चुअली V और B साइक्लोट्रॉन की केस में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमारा फोर्स होगा QVB। ठीक है, और चूंकि ये सर्कुलर मोशन में भी मूव कर रहे हैं तो यानी कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिलेगा, तो वो होगा QBB = mv²/r। ठीक है, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, mv/QB हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी रेडियस हो गई, जिस रेडियस में आपका साइक्लोट्रॉन का जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा एक डी के अंदर। ठीक है, एक डी के अंदर चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, वो रेडियस हमारी आ गई r = mv/QB। ठीक है, अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगेगा एक सेमी सर्कुलर डी के अंदर। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर डी के अंदर कितना टाइम लग रहा है चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन वेलोसिटी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेंथ कितनी होगी एक डी के अंदर, जो आपका चार्ज पार्टिकल की रेडियस होगी वो उतनी लेंथ होगी। रेडियस इसकी मान लेते हैं r है। अब चूंकि सेमी सर्किल है ना, तो सेमी सर्किल का जो आपका सरकमफ्रेंस होता है सेमी सर्किल के केस में वो πr होता है अपॉन v वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, t = पाई और r की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। r की जगह अगर हमने लिख दिया mv/QB और v पहले से ही था, तो हमारा टाइम आ गया πm/QB। ठीक है, यानी कि इतना टाइम आपका लग रहा है एक सेमी सर्कुलर डिस्क के अंदर। ठीक है, यानी कि सेमी सर्कुलर डी के अंदर इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये टाइम आप देखिए ना तो आपका वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना ही आपका रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि वेलोसिटी और रेडियस पर ये टाइम हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मास पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और बी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि जब आपका सेमी सर्कुलर डिस्क के अंदर आपकी रेडियस इंक्रीज करती है, जब रेडियस इंक्रीज कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो टाइम हमारा कांस्टेंट बना रहता है, टाइम हमारा वेरी नहीं करता। जैसे कम रेडियस थी तो उसकी अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी कम थी। अब जब रेडियस ज़्यादा हो गई तो उस रेडियस ज़्यादा हो गई तो आपका पाथ भी ज़्यादा हुआ, उस ज़्यादा पाथ को कवर करने के लिए हमें ज़्यादा वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस प्रकार से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करके
उस रेडियस वाले पाथ को कवर कर लेते तो हमारा टाइम यही बना रहता, ठीक है, पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही होता है कि एक सेकेंड में एक पार्टिकल कितनी बार रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या मतलब है कि आपका रोटेशन कंप्लीट करेगा चार्ज पार्टिकल, वो एक सेकेंड में कितनी बार रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, उसे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। अब अभी हमने टाइम बताया था आपको, t इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी निकाला था, ठीक है। ये t क्या था, एक सेमी सर्कुलर डिस्क के अंदर जो टाइम लग रहा था वो t था, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का ये हाफ था ना, सेमी सर्कुलर डिस्क में ये टाइम था, ठीक है। पूरी डिस्क में कितना टाइम होगा, इसका डबल होगा, यानी कि 2t होगा, 2t होगा ना, और ये इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड t, ठीक है। यानी कि t जो हो जाएगा t इक्वल टू स्मॉल t बाई 2 होगा, और यही t है आपका पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, ये हमारा t है। अब कैपिटल T क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये हमारा कैपिटल T हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली हम यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, तो साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, ठीक है, 2 पाई बाई टी, तो यानी कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, और टी की जगह अभी हमने जो वैल्यू निकाली वो पुट कर देंगे, टी की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी कि क्यू बी अपॉन एम आ गई हमारी साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, अभी हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, अब हम साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की बात कर लें। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो इसको हम 1/t कर देंगे, तो ये हमारी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हमारी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ऐसे हम साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कि एक साइक्लोट्रॉन के द्वारा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन कितनी गेन की जा सकती है, ठीक है। एक पॉजिटिव आयन एक साइक्लोट्रॉन से कितनी मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकता है, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या, जब हमारी साइक्लोट्रॉन के अंदर वेलोसिटी को मैक्सिमम होना होता है, एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना, तभी तो आपकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब जब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी तो उस केस में आपकी रेडियस क्या होगी, रेडियस आर हो जाएगी, जो आपकी डी की रेडियस है वही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें टाइम तो चेंज नहीं करना है, एक फिक्स टाइम में अगर हमारा रोटेशन हो रहा है तो उसके लिए हमारी रेडियस भी मैक्सिमम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो एक रिलेशन अभी हमने पढ़ा था, बी क्यू वी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर जहाँ पर हमारा जो आयन की रेडियस होती थी, आयन जो सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है उसकी रेडियस होती थी। अब एक्चुअली हमें करना क्या है, वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है, तो उस केस में हमें रेडियस भी मैक्सिमम करनी पड़ेगी। तो रेडियस हमारी मैक्सिमम क्या होगी, जो आपकी डी की रेडियस है वो हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वी मैक्सिमम अगर हम इसको ऊपर नीचे करके सॉल्व करेंगे तो वी मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा, ये अभी हम सॉल्व करके देखेंगे, तो आपका बी मैक्सिमम बी क्यू आर अपॉन एम आ जाएगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, ये कट कर देना है तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। वी मैक्सिमम की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई मैक्सिमम एनर्जी ही तो फाइंड आउट करनी थी ना। तो आपका हाफ एम बी स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है, मैक्सिमम एनर्जी ले रहे हैं तो वी मैक्स लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे एम बी क्यू आर अपॉन एम की पावर स्क्वायर, ठीक है। वी मैक्स की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर डायरेक्ट, तो वी मैक्स की वैल्यू रख के स्क्वायर लगा दिया। फिर ई मैक्स को हम सॉल्व कर लेंगे, ई मैक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, यानी कि इतनी मैक्सिमम एनर्जी हम साइक्लोट्रॉन से
गेन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ये साइक्लोट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।